Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your Pakistan Studies teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your Pakistan Studies class. My dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। याद होगा आप लोगों को, याद है पाकिस्तान में एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा यानी कि इरिगेशन सिस्टम है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े सारे लैंड को जो है आप इरिगेट करते हैं। और किस जरिए से करते हैं? कैनाल्स के जरिए से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डैम्स निकाले जाते हैं, इसके अलावा बिराजेस बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फसलों को और खेतों को इरिगेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और कैसे हम अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो हम अपने इरिगेशन सिस्टम को सस्टेनेबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ताकि उससे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मिनिमम लेवल के ऊपर हों। सो डिसएडवांटेजेस से पहले हम पाकिस्तान का मैप देख लेते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ रिवर्स के ऊपर से जो कैनाल्स निकाली गई हैं, ये वो इरिगेशन सिस्टम है जो कि आपको नजर आ रहा है, जिसमें तौसा और ये बहुत सारे बल्लो की और काफी सारे रसूल कादराबाद, ये तमाम जो है मुख्तलिफ जो है ये लिंक कैनाल्स हैं जो कि दरियाओं से निकाल कर कहाँ आपके लैंड्स को जो है वो क्या करती है, सैराब करती हैं, उनको पानी पहुंचाती हैं। अब हम इसके क्योंकि एक हमने गो थ्रू कर लिया कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली आप पूरे के पूरे एरिया को जो है, एक ऐसा एरिया जो कि दरियाओं से बहुत दूर है, आप उसको इरिगेट कर सकते हैं। वहां आपाशी का निजाम जो है वो इन कैनाल्स के जरिए ही आप लेकर जाते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सोचा आपने कभी कि क्या इससे कोई यानी कि कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है? हो सकता है, कोई एक बताएं। हाँ, यानी कि इरिगेशन सिस्टम से डिसएडवांटेज क्या होगा? आप ये देखें ना, डिसएडवांटेजेस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इरिगेशन सिस्टम का? अच्छा, चले हम पढ़ते हैं। आप ये देखें कि ये जो अगर पुअर ड्रेनेज सिस्टम होगा, तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब है? अगर पानी जज्ब नहीं होगा पूरी तरह और ओवर आप किसी जगह को वाटर कर देंगे तो उससे क्या होगा? और अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा एक जगह को बार बार काश्तकारी की जाती है तो वहां क्या होता है? वहां वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको आप सेमोथोर कहते हैं। ठीक है, पानी जो आपकी सॉइल है वो वाटर लॉग्ड हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? सेमोथोर आ जाती है और वो इलाका क्या हो जाता है? वो काश्तकारी के काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, राइट? सो पुअर ड्रेन मैनेजमेंट कैन लीड टू वाटर लॉगिंग and soil salinity, negatively affecting crop yields and also soil fertility। बल्कि पूरे के पूरे इलाके को यह नाकाबिले काश्त बना देता है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है फर्दर ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं जिससे आप इसको दोबारा काश्तकारी के काबिल बनाया जाए। लेकिन ये एक देखें, एक तरीके से एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया इसका। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर from rivers and aquifers for irrigation contributes to water scarcity, depleting groundwater reservoirs also। So जब आप ओवर इरिगेट कर देंगे किसी जगह को, आप बार बार पानी इरिगेशन के लिए एक जगह से निकाल रहे हैं, आप ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, आप हैंड पंप्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है? दरियाओं में भी और एक्विफायर्स में भी, यानी कि सतही पानी में भी और जेरे जमी पानी में भी कमी हो सकती है, जो कि आपने कहा भी था। ठीक है, तो स्कार्सिटी हो सकती है, कमी हो सकती है उसकी। ये दो नेगेटिव इंपैक्ट्स हो गए। उसके बाद और बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, इन सबको हम देख लेते हैं। Alteration of river flow and dam construction disrupts ecosystem impact, fish migration influence, river sediment transport। अब देखें कि जब इन दरियाओं के ऊपर बिराजेस बनाए जाते हैं, आप देखें कि दरिया है, उसका पानी एक जगह से रोककर और आर्टिफिशियली आप उसको मोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं। जब आप बहुत बड़े इलाके के ऊपर डैम बनाते हैं तो सबसे पहले आप वहां क्या करते हैं? आप वहां जो मौजूद दरख्त होते हैं उनको साफ करते हैं। ठीक है, आप उस पूरे इलाके को लोगों से, जानवरों से, हर किस्म की चीजों से खाली कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहां बड़े इलाके में जो है वो पानी छोड़ दिया जाता है, उसको चार दीवारी करके और डैम बनाकर एक प्रॉपर तरीके से एक रेजरवॉयर बना लिया जाता है। तो इससे आप क्या करें? आपने ये जो आर्टिफिशियल चीजें बनाई हैं, इससे क्या होगा?
इससे जो है नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। कितने सारे पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि जब ये डैम्स बनाए जाते हैं तो इन डैम्स को बनाने की वजह से वसी पैमाने पर दरख्त वगैरह जो हैं वो साफ कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, इकोसिस्टम या जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक और ये नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। इसके अलावा ये बहुत सी और चीजें आप देखिए, फिश माइग्रेशन जो है उनकी उसको भी इफेक्ट कर देता है। इसके अलावा जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी ये डिस्टर्ब करता है। लेट्स सपोज ये एक दरिया आ रहा है, यहां आप बैराज बना दें, जो यहां पे एक नेचुरल सेडिमेंट फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आप यहां एक बड़ा डैम भी बना दें, यहां से आप सारे दरख्त भी साफ कर देंगे, ठीक है, और फिर आप यहां से नहरी निजाम जो है वो निकालते जाएंगे। एक तो पूरा का पूरा यहां पे जितनी मछलियां थी, अब आप ये देखें, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी क्योंकि ये प्रीवियस ग्रेड्स में ऑलरेडी डिस्कस्ड है चीज, कि पाकिस्तान में इंडस वाटर डॉल्फिन मौजूद है, ठीक है, ये एक बड़ी रेयर स्पीशी है, ये अंधी है, और ये अंधी क्यों हुई है, क्योंकि सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहता है, पानी गदला हो गया, जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब हो गई, और अब परमानेंटली उसकी जो स्पीशीज है वो ब्लाइंड ही पैदा होती है, ठीक है। इतना गदला पानी हो गया कि वो जो सेडिमेंट फ्लो है वो बैराजेस और डैम्स बनने की वजह से, कैनाल्स निकालने की वजह से वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि वो एक जगह एक तरह से उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम ना सिर्फ पानी के अंदर बल्कि जो आसपास बर्ड्स का और ट्रीज का है वो भी मुतासर होगा। उसके बाद आ जाता है डिस्पैरिटीज इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स इन लार्जर लैंड owners having better access to irrigation leaving smaller farmers struggling। अच्छा, अब इसके अंदर डिस्पैरिटीज किस तरह आ सकती हैं कि जो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है उसके अंदर फर्क होगा। अब वो कैसे फर्क होगा, जो करीब हैं लोग नहरों से वो अच्छा एक्सेस टू वाटर जो है वो जगह ले लेते हैं, बड़े लैंड ओनर्स जो हैं। जो छोटे बेचारे गरीब किसान हैं वो हमेशा इस चीज से इफेक्ट होते हैं कि उनके पास पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच सकता, या जो पहुंचता है वो बहुत कम रह जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनको दूर दराज इलाकों में जमीन मिलती है, तो ये कुछ जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। उसके अलावा एक्सटेंसिव कैनाल एंड डैम नेटवर्क नीड्स कॉस्टली मेंटेनेंस व्हिच इज ओकेजनली नेग्लेक्टेड। अब जितने भी कैनाल्स और डैम्स बनाए जाते हैं इनकी सफाई भी की जाती है, ठीक है, ये भल सफाई मुहिम और ये जो मुख्तलिफ नहरी सफाई होती है इनकी मुहिम चलाई जाती है, और बड़ा ज्यादा पैसा इसके ऊपर इकोनॉमिकली आपको जो है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कैपिटल स्पेंड करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, और जिसको निग्लेक्ट भी किया जाता है। अब पाकिस्तान में जो डैम मौजूद है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिल्ट कंटेंट होता जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जब पानी आता है वो अपने साथ क्या लेकर आता है, सेडिमेंट लेकर आता है बहुत सारा, और वो सेडिमेंट वहां पे पानी की जैसे स्पीड लो होती है वो वहीं ड्रॉप कर देता है। तो डैम्स जो है अब, और पानी और तो कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं सेटल डाउन होता जाता है, जिसकी वजह से पानी स्टोर करने का रिजर्वॉयर कम रह जाता है, और ये जो चीजें हैं ये ज्यादा भरती जाती है, सेडिमेंट ज्यादा डिपॉजिट होता जाता है, जिसको फिर क्लीन अप करना पड़ता है। और इस क्लीनिंग अप के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए जिसको आप स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो और उसको फिर क्या किया जाता है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है, उसको डिले करते जाते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है, राइट। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, encourages water intrusive crops rise leading to inefficient water use and resource strain। अब बाज जो क्रॉप्स होती हैं वो कैसी होती है, वो वाटर इंटेंसिव होती है, यानी कि उनको एक्सेसिव वाटर चाहिए होता है, वो ग्रो ही पानी के अंदर करती हैं, जैसे कि चावल। अब चावल एक बड़ी यूनिक किस्म के, और इसकी काश्तकारी जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं हिस्ट्री के अंदर पढ़ रही थी कि आर्ट ऑफ सोइंग राइस एंड देन कल्टिवेटिंग इट, इट्स अ फुल, यानी कि पूरा एक ये आर्ट है इसको काश्तकारी इसकी। पानी के अंदर ये स्ट्रैंडेड रहती है थ्रू आउट, और उसी तरीके से इसकी काश्त होती है। तो जो इस तरह की क्रॉप्स होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि ये इनएफिशिएंट वाटर यूज जो है, और उसके ऊपर पानी के ऊपर भी ज्यादा जोर पड़ता है कि एक तरफ जो खेत है उनको बस वो पानी के अंदर ही है, तो इसकी वजह से भी स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा पंपिंग वाटर फॉर इरिगेशन कंज्यूम सिग्निफिकेंट एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग टू स्टोरेजेस एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब बहुत से आप तरीकों से पानी को जो है वो पंप करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, ट्यूबवेल के लिए आपको पूरा पावर प्लांट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर वो पानी, वो जो एनर्जी है वो आप कहां से हासिल करें, अगर तो वो आप फॉसिल फ्यूल से हासिल करें, कोयले से या
तेल से हासिल करें तो उससे क्या होगा, उससे फर्दर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जो है वो एयर में जाएगी, तो ये पोल्यूशन का बाइस भी बन सकता है। अगर क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी आप यूज करें तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कहीं भी आप जो है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी यूज करें तो दैट विल लीड टू फर्दर पोल्यूशन। अच्छा जी, अब सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। अब किस तरीके से सस्टेनेबल यूज किया जाता है? सस्टेनेबल किस चीज को कहा जाता है? आप एक ऐसा तरीका बनाएं जिससे आपको भी फायदा हो, ना सिर्फ आप अपनी क्रॉप्स को अभी पानी दे ले, बल्कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, आने वाली जनरेशंस हैं, आप उनके लिए भी इस हालत में जगह को छोड़कर जाएं कि वो उनके लिए काबिल इस्तेमाल हो, ना कि सारा रिसोर्स आप अभी इस्तेमाल कर लें और आने वालों के लिए कुछ भी ना छोड़ें। ठीक है, तो जब आप इस चीज का ख्याल रखते हैं और ऐसी मेथड्स यूज करते हैं तो उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। और आजकल हर चीज में सस्टेनेबिलिटी है। जो खाना आप खा रहे हैं उसको भी आप सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कहां से शुरू होता है? वो यही एग्रीकल्चर से ही स्टार्ट होता है। जब आप यहां से सस्टेनेबल मेथड्स यूज करेंगे तो एंड तक आपकी प्लेट तक जब वो आएगा तो वो सस्टेनेबल ही होगा। ठीक है, तो सस्टेनेबल मेथड्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है अपनी दुनिया को बहुत जल्दी जल्दी उसके रिजर्वॉयर्स को और उसके रिसोर्सेस को इस्तेमाल बस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमें 3 R's का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि रिसाइकलिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, रीयूजिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, और हमें क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में वो कौन से मेथड्स हैं जो कि सस्टेनेबल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंप्लीमेंट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ना सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने अपने आपको जो है वो पानी खुद बचाना है, बल्कि जब आप फसलों को पानी पहुंचा रहे हैं तो तब भी पानी को आपने बचाना है। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन का एक मेथड होता है एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से आप पानी जो स्टोर्ड वाटर है या दरियाओं का पानी जो है वो एक्सेसिवली इस्तेमाल नहीं होता। तो ये वो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हुए आप सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को भी, और इरिगेशन मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। देन अडॉप्ट integrated water resource management that considers water, land and ecosystem to address scarcity and pollution. इसके अलावा आप ऐसे मेथड्स अपनाएं जिनमें पानी को, लैंड को और इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के ऐसे मेथड्स मौजूद हों जिनमें ना तो उनकी चीजों की स्कार्सिटी हो और ना ही उससे फर्दर जो है वो पोल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मेथड्स होने चाहिए। आप कुछ मेथड्स जो है वो कैनाल सिस्टम जैसे यूज कर लें, लेकिन इसके साथ साथ आप कुछ दूसरे मेथड्स भी यूज करें, जैसे कि पानी को रीयूज करने का तरीका, या ऐसा तरीका जिनसे जो है बहुत सारे आजकल एग्रीकल्चरल मेथड्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनकी वजह से पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है, इतना एक्सेसिवली यूज नहीं होता जैसे कि यहां यूज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो तरीके इंट्रोड्यूस करवाएं, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी करें टू रिड्यूस केमिकल रिलायंस एंड मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें जाना चाहिए। हमें ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिनके ऊपर ज्यादा स्प्रे और केमिकल जो है वो इस्तेमाल ना हो, क्योंकि यही और स्प्रे और केमिकल जब आप करते हैं तो ये आपके फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स के अंदर जाता है और उनको पोल्यूट कर देता है, और इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन का भी ये काम करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके अपनाने चाहिए। ये नेचुरल फार्मिंग के ऐसे मेथड्स हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा केमिकल स्प्रे नहीं करने पड़ते अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर या अपनी क्रॉप्स के ऊपर। Further invest in modernizing irrigation infrastructure for efficient water distribution and reduced water loss. ठीक है, हम अभी तक बहुत से पुराने मेथड्स यूज कर रहे हैं पानी देने के अपनी फसलों को, आपाशी के। हमें चाहिए कि हम मॉडर्न मीन्स की तरफ जाएं, हम उनको एक्सप्लोर करें जो कि थोड़ा कैपिटल फ्रेंडली भी हो, इकोनॉमिक फ्रेंडली भी हो, और इसके अलावा वो पानी को भी सेव करने में काम आए। तो बहुत से मॉडर्न तरीके हो सकते हैं, पानी को छोटी छोटी जगहों पर स्टोर किया जाए, रेन वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं फार्मर्स, और उसके अलावा उसको यूज कर सकते हैं, ना टोटली आप जो है वो कैनाल सिस्टम के ऊपर जो है वो इन्हिसार करें। Right, then increase awareness about water conservation and sustainable practices to foster responsible water use. बहुत से किसान आज भी हमारे मुल्क में क्या है, they are less aware. ठीक है,
उनको वो तालीम नहीं दी जाती जिस शोबे से वो मुंसलिक हैं। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए छोटे छोटे इलाकों में, जो जहां लोग काश्तकारी से मुंसलिक हैं, कि उनको पानी की और पानी बचाने की अहमियत के ऊपर फोकस दिया जाए, उनको वो तरीके समझाए जाएं, वो सस्टेनेबल मेथड्स उन तक पहुंचाए जाए, ना कि ठीक है आपको पता चल गया, ठीक है अब आपके अंदर अवेयरनेस आ गई, लेकिन ये अवेयरनेस वहां भी जरूरी है जहां पे लोग फील्ड में इसके ऊपर काम करें, ठीक है, तो उनको भी ये अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए ताकि वो क्या करें, वो उस तरीके को इस्तेमाल कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट है enacting and enforcing water policies that prioritize sustainable water management practices, promote equitable water distribution, and address pollution control measures as essential for addressing water sourcefully challenging effectively। अब ऐसे laws भी बनाने चाहिए, ठीक है, कि पानी को आप जाया ना करें। पूरी दुनिया में पानी को इतना कीमती समझा जाता है कि अगर आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल करें तो लोग बड़े नाराज होते हैं, और वो खुद पब्लिक लेवल के ऊपर इसका ख्याल किया जाता है, चाहे उनको कोई देख रहा है चाहे उनको नहीं देख रहा, उनको मॉनिटर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि छोटे होते से उनके अंदर ये हैबिट डेवलप की जाती है। तो जब ऐसे लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस दी जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा, लोग खुद ब खुद इन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा, अब आपके ज़हन में क्या कोई तरीका है कि किस तरीके से सस्टेनेबली जो है आप इरिगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं? कोई तरीका हो आपके ज़हन में, कोई ऐसा तरीका हो जिस तरीके से आपके ज़हन में कोई मेथड हो। जरूरी नहीं है कि किताब में लिखा होगा, आपकी अपनी भी कोई सोच कोई चीज कहती है। जैसे कि मैं ये सोचती हूँ कि जिन दिनों में बारिश ज्यादा होती है, उन दिनों में लोगों को पानी, बारिश का पानी स्टोर कर लेना चाहिए। जितना इनफ सब खेतों को लग गया, कुछ पानी स्टोर भी करना चाहिए। तो कुछ होदियां बना के, कुछ ऐसी जगह बना के पानी को स्टोरेज करना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है, ठीक है। इसके अलावा आपके जहन में ऐसी वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से जो है वो पानी को आप कंट्रोल करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई है ऐसा तरीका जहन में आपके? सोचे जरा। कभी आप खुद खेतों में गए हो, देखे खेत आप लोगों ने कभी? तो वहां पानी आपने देते हुए देखा? बड़े तरीकों से दिया जाता है, मॉडर्न तरीकों से स्प्रिंकलिंग वाटर दिया जाता है, जो कि वो उनमें से निकल रहा होता है। इसके अलावा लोग मशकीजों में, छोटा अगर खेत है तो मशकीजे में भी उठाकर पानी डालते हैं। इसके अलावा केनाल से छोटी छोटी वो नालियां सी बनी हुई होती हैं, उससे भी पानी दिया जा रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेथड जो है वो बेहतर है ज्यादा? मेरा तो ख्याल है कि जब एक नहर गुजर रही, ये देखें ये एक केनाल गुजर रही है, इसमें से आप ये छोटे छोटे चैनल निकालेंगे तो पानी जाया हो रहा है एक तरह से। मेरा ख्याल है कि मॉडर्न मेथड यूज करें, जो स्प्रिंकलर्स होते हैं जिनमें पानी ऐसे स्प्रे हो सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। आप देखें, आप कंट्रोल तरीके से पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये पानी बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, खुला हुआ है पानी, कितनी देर तक लगाना है, कितनी देर तक नहीं लगाना। तो स्प्रिंकलर की मदद से आप पानी को कंट्रोल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक, मैं जाती तरीके से ये मैंने चीज सोची है। आपने अगर खेत देखे हैं तो आपका अपना क्या जाती ख्याल है? जी मोहम्मद। ट्यूबवेल? अच्छा, ट्यूबवेल से कंट्रोल कर सकते हो पानी? वो तो वो इसी तरह ही होदी में जाएगा और वहां से फिर छोटे छोटे चैनल निकाले हुए होंगे और वो फिर खेतों में जाएगा। कोई स्प्रिंकलर होना चाहिए ना, कि आप पानी फिलअप करें, कोई टैंकर हो उसमें फिलअप हो और फिर स्प्रिंकल किया जाए पानी ऊपर से, जैसे आप छिड़काव सा करते हैं उस तरीके से होना चाहिए। और फिर इसके अलावा क्रॉप रोटेशन वगैरह होनी चाहिए, कि अगर आप एक सीजन में या एक दफा आपने चावलों की काश्त की है तो अगले साल आप उन्हीं दिनों में कोई और जो है वो क्रॉप को काश्त कर लें, ना आप इतना एक्सेसिवली पानी को हर सीजन में जो है वो जाया करें। इस तरह से आपकी जमीन भी, आपकी जो मिट्टी है वो भी वाटर लॉग नहीं होगी, वहां पे भी जो है वो सेमोथोर नहीं होगी, और इसके अलावा जो है वो जमीन को थोड़ा टाइम भी हील करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एक ही तरह की आप बार बार जो है वो लगाते जाएंगे क्रॉप्स, तो फिर उनको पानी भी उतना ही चाहिए होगा, और फिर इससे पानी जाया भी होगा और मिट्टी जो है वो भी फर्टिलिटी उसकी कम होगी। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी काश्तकारी को बेहतर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ पिछले लेक्चर ए की, जिसमें आपने इफेक्टिव मेथड्स पढ़े थे या आपने पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़े थे इरिगेशन के पाकिस्तान में, हम उस पर भी वर्कशीट मौजूद है, साथ कंबाइन मैंने वर्कशीट बनाई है, उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है। शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ये आपको आगे हेल्प करेंगे। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करनी थी कि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो हम प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं 1 till 5 हम आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है अपने चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें और आज जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसको भी रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।